तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मैन हुआ की कहानी जानने वाले हैं जहां भविष्य की स्पेस टेक्नोलॉजी और पुरानी मार्शल आर्ट्स आपस में टकराने वाली है। कहानी हमें ले जाती है साल 3077 में। खबकिन कहानी की शुरुआत होती है कुछ बाउंटी हंटर्स से। इनका काम है खतरनाक मिशन लेना और इनाम के बदले लोगों को पकड़ना। इस बार उन्हें एक मिशन मिलता है एक वीरान और रेडिएशन से भरे पुराने पृथ्वी के इलाके में। इसके बाद कहानी पहले ही सीन में दर्शकों को बाहरी अंतरिक्ष में ले जाती है, जहां एक स्पेसशिप एक ऐसे प्लेनेट के सामने खड़ी होती है जो पूरी तरह रेडिएशन से भरा हुआ है। क्रू मेंबर रॉबर्ट को शक होता है कि कहीं वे गलत जगह तो नहीं आ गए, लेकिन नेविगेटर संज उसे भरोसा दिलाती है कि लोकेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लेनेट उनके सामने ही मौजूद है। इस प्लेनेट को अर्थ कहा जाता है। रॉबर्ट अच्छी तरह समझ चुका होता है कि यह जगह कितनी खतरनाक है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर है और रेडिएशन इतना ज्यादा है कि किसी इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन लगता है। कैप्टन को यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती कि ब्लैक फ्लड गैंग का कोई हाई रैंकर ऐसी जगह पर छुपा हो सकता है। उन्हें लगता है कि शायद रॉबर्ट को गलत जानकारी दी गई है। तभी संज सिस्टम से डेटा निकालती है और बताती है कि अर्थ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन लगभग 20.7% है और रेडिएशन पावर 87% तक पहुंच चुकी है। कैप्टन पूछती है कि क्या ऐसी हालत में कोई इंसान जिंदा रह सकता है। संज जवाब देती है कि अगर किसी के पास टॉप नॉच रेडिएशन सील और हाई कैपेसिटी एनर्जी ड्राइव हो तो शायद वह 6 घंटे तक सरवाइव कर सकता है। इस जवाब के बाद माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। अचानक शिप के सिस्टम से एक चौंकाने वाली सूचना मिलती है कि अर्थ की सतह के नीचे एक ह्यूमन लाइफ सिग्नल डिटेक्ट हुआ है। इसका मतलब साफ है कि इस जानलेवा प्लेनेट पर जमीन के नीचे कोई इंसान अभी भी जिंदा है। यही वजह है कि पूरी टीम वहां पहुंचती है। जिस जगह वे उतरते हैं उसे कभी एक फेमस माउंटेन माना जाता था। कैप्टन ये जानकर हैरान रह जाती है कि यही वह जगह है जहां से मार्शल आर्ट्स सिस्टम की शुरुआत हुई थी और जहां पुराने जमाने के लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट रहा करते थे। संज ईयरफोन के जरिए बताती है कि जिस जगह कैप्टन खड़ी है वहीं से लाइव सिग्नल आ रहा है। कैप्टन घुटनों के बल बैठकर जमीन पर हाथ रखती है और महसूस करती है कि नीचे कोई जिंदा प्राणी दफन है। बिना समय गंवाए वो अपनी इंटरनल एनर्जी एक्टिवेट करती है और जमीन पर एक बेहद ताकतवर हमला करती है। जोरदार धमाके के साथ एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। रॉबर्ट गुस्से में उसे अगली बार पहले चेतावनी देने को कहता है। गड्ढे के अंदर उतरने पर उन्हें एक विशाल और रहस्यमयी दरवाजा दिखाई देता है, जिस पर एक ऐसी प्राचीन भाषा में लिखा होता है जिसे लगभग 2000 साल पहले इस्तेमाल किया जाता था। संज उस भाषा का अनुवाद करती है जिसमें लिखा होता है कि दुनिया उससे डरती है, उसे यहीं कैद किया गया है और अगर कोई मरना नहीं चाहता तो इस दरवाजे को न खोले। इस चेतावनी के बावजूद रॉबर्ट को लगता है कि उनका टारगेट यहीं छुपा हुआ है और दरवाजा खोल दिया जाता है। दरवाजा खुलते ही सब लोग पूरी तरह चौंक जाते हैं। सामने एक विशाल हॉल होता है, जहां स्टेज पर रखी कुर्सी पर एक आदमी बैठा होता है। उसके बाल सिर से लेकर पैरों तक फैले होते हैं और पूरा शरीर दाढ़ी और बालों से ढका होता है। वह बिल्कुल शांत, आंखें बंद किए बैठा होता है। ये देखकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह इंसान है या कोई राक्षस, और क्या सच में यह 2000 साल से जिंदा है। कैप्टन उसे जांचने के लिए उसकी नाक को छूती है, लेकिन अगले ही पल उस आदमी के शरीर से खतरनाक एनर्जी फूट पड़ती है। कैप्टन का मैजिकल अटैक पूरी तरह बेकार साबित होता है और एनर्जी ब्लास्ट इतना ताकतवर होता है कि उसका असर स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। कैप्टन जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वह रहस्यमयी व्यक्ति बोलता है और पूछता है कि वह कौन है जिसने उसे जगाने की हिम्मत की। कैप्टन सदमे में हो और कुछ बोल नहीं पाती। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है, लेकिन कैप्टन की सारी एनर्जी खर्च हो जाने के बावजूद वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक रहता है। वह बताता है कि कैप्टन ने जो टेक्निक इस्तेमाल की थी वह क्वांटम गोल्डन डिवाइन पैलम्यू है, जो एक बेहद खतरनाक और लेजेंडरी मार्शल आर्ट मानी जाती है। इससे यह साफ हो जाता है कि सामने बैठा इंसान कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक असली लेजेंड है। अचानक वह आदमी हवा से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सब सोचते हैं कि शायद वह मर गया। लेकिन संज बताती है कि वह अभी भी जिंदा है।
बस एनर्जी की कमी और जबरदस्त भूख की वजह से बेहोश हो गया है। आखिर में कैप्टन सबको चौंका देते हुए उस रहस्यमयी और खतरनाक इंसान को स्पेसशिप पर ले आती है। रॉबर्ट इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होता और कहता है कि यह किसी आपदा को साथ लाने जैसा है। लेकिन कैप्टन शांत स्वर में कहती है कि यह इंसान उनकी सोच से कहीं ज्यादा कीमती है। वह आगे बताता है कि कम से कम एक रेडियो एक्टिव कॉकरोच की कीमत कुछ डॉलर्स होती, लेकिन यह पागल मॉन्सर उनके लिए कुछ भी वर्थ नहीं है और उसे साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी दौरान वह सब उस इमोबाइल क्रचर को देखते रहते हैं जिसे सारोंग ने किसी बंधन में लपेट कर रखा था ताकि वह हिल ना पाए। सरोंग जिद करती है कि वह क्रचर पैसों के लायक है। रॉबर्ट और संजा बस उसे ब्लैंकली घूरते हैं, ये सोचकर कि उसका क्या मतलब है। वो उसके समझाने का वेट करते हैं, लेकिन वह बस वहां खड़ी रहती है और क्रचर अभी भी उनके सामने पड़ा है। वह आगे कहती है कि वह क्रचर सिर्फ पैसों के लायक नहीं है, वह ढेर सारे पैसों के लायक है। दोनों उसकी बात सुनकर एक्सक्लेम करते हैं, ये सोचकर कि उसका क्या मतलब है। सरोंग उनसे पूछती है कि आज उनके पास सबसे वैल्यूएबल कल्चरल हेरिटेज क्या है। संजा जवाब देती है कि एंशियंट मार्शल आर्ट्स सबसे वैल्यूएबल कल्चरल हेरिटेज है। वे आगे कहती है कि आर्ट जितना ओरिजिनल फॉर्म के करीब होता है, वह उतना ही महंगा होता है। सरोंग मान जाती है और कहती है कि यह ऑब्वियस है कि जो फर्स्ट बॉल उन्होंने पकड़ा है वह करीब 2000 साल पहले का एंशियंट मार्शल आर्टिस्ट है और उसकी केव पर बनी इनरिप्शन से यह साबित होता है। वह समझाती है कि 2000 साल पहले का समय एक लेजेंडरी पीरियड था जब मार्शल आर्ट्स बहुत डेवलप थे। वो कहती है कि उस दौर की लोएस्ट क्लास एफ ग्रेड टेक्निक्स भी कम से कम 1000 क्रेडिट्स दिला सकती है। क्रिएचर एफ ग्रेड जैसे लो लेवल का नहीं है और वह शायद एक ग्रैंड मास्टर था जो कम से कम एक एस रैंक या उससे भी हायर था। रॉबर्ट उसकी बात समझता है और बोल उठता है कि वह जैकपॉट हिट कर रहे हैं अगर वह सच में एस रैंक है। वो कहता है कि अब उनके लिए एक ही इशू है, अगर वह उनके शिप पर जाग गया तो। सारोंग उन्हें चिंता ना करने को कहती है क्योंकि उसने उसे सेलेस्टियल सिल्क वार्म थ्रेड से बांधा है जो स्पेसशिप रिपेयर्स में यूज होते हैं। वह ब्रैग करती है कि शॉल इंसेक्ट का हेड भी उसे काट नहीं सकता अगर वह चाहे तो। कुछ सेकंड्स बाद उन्हें एक फटने की आवाज सुनाई देती है और सरोंग बोलना बंद कर देती है जब उसे रियलाइज होता है कि क्या हुआ। वह पीछे की तरफ देखती है, ये होप करते हुए कि वह जो सोच रही है वह नहीं है। जब वह मुड़कर देखती है तो क्रचर ने उसके कीमती सेलेस्टियल सिल्क वर्म थ्रेड्स को पॉलीथीन रैपर की तरह आसानी से फाड़ दिया है। वह बस वहां खड़ा उन्हें घूर रहा है। वो अपनी धमकी जारी रखता है। ये पूछता है कि उसे बेइज्जत करने के लिए लोली ग्रेव रॉबर्स जैसे लोगों में क्या हिम्मत है। वह गुस्से से जलने लगता है और उन्हें टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। कैप्टन गुस्से में गाली देना शुरू करती है और अपनी तलवार निकालती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह इतनी आसानी से खुद को फ्री कर लेगा। और रॉबर्ट उसे ब्लेम करना शुरू कर देता है क्योंकि उसने उसे पहले ही बताया था कि ऐसा होगा। जब वह उससे लड़ने की तैयारी करते हैं, वह जो होता है उसे हैरान हो जाते हैं। जैसे ही वह क्रचर ब्लेजिंग ग्लोरी में रोशन होता है और उन्हें भस्म करने की तैयारी करता है, संजय एक प्लेट पर ग्रिल्ड हॉट डॉग्स लेकर उसके सामने आती है। हॉट डॉग्स इतने अपीलिंग लग रहे हैं और उनकी खुशबू पूरे एटमॉस्फेयर और स्पेस शिपिप को भर देती है। रॉबर्ट और सरोंग हैरान होकर देखते हैं जैसे चीजें एकदम से बदल जाती हैं। जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसके बिल्कुल उल्टा। वह क्रचर जल्द ही लड़ाई को छोड़ देता है और पागलपन की तरह हॉट डॉग्स को खाना शुरू कर देता है। वह तीनों देखते रहते हैं जैसे वह क्रचर उनके टेबल पर बैठकर फ्रेंटिकली हॉट डॉग्स को निगलता है, उनकी प्रेजेंस को इग्नोर करते हुए। कैप्टन संजा से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि यह काम करेगा। संजा उन्हें बस कहती है कि यह ऑब्वियस था क्योंकि वह बहुत लंबे वक्त से भूखा था। वह समझाती है कि किसी भी भूखे बीस्ट के लिए सबसे अच्छी चीज एक सॉसेज है। वह बस संजा की इंटेलिजेंस और क्विक थिंकिंग पर एक्सक्लेम कर सकते हैं। उसी दौरान शिप प्लेनेट अर्थ के करीब हवा में रुका हुआ था, जहां से वह कुछ ही देर पहले आए थे। कुछ देर बाद वो क्रिएचर एस डेविल बंटी हंटर्स के साथ सिविलाइज डिस्कशन करता है। वो उनकी बात दोहराता है जो उन्होंने उसे बताया था कि वह ग्रेव रॉबर्स नहीं है बल्कि सिर्फ बंटी हंटर्स हैं जिन्होंने उसे गलती से जगा दिया।
बात को कंफर्म करने के लिए वो ये भी पूछता है कि क्या उन्होंने कहा था कि ये दुनिया उसके टाइम से 2000 साल बाद की दुनिया है, जहां इंसान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की अपनी इच्छाओं में और आगे बढ़ गए थे और इसलिए उन्होंने दुनिया को बर्बाद कर दिया और आसमान में रहने का फैसला किया। सरंग उसे बताती है कि तब से चीजें स्टेबलाइज हो गई हैं क्योंकि इंसानों ने न्यूक्लियर वेपन समेत मार्शल आर्ट्स के अलावा किसी भी वेपन को अलाउ ना करने का फैसला किया है। वो बस पूछता है कि न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं, है क्योंकि वह करीब 2000 साल पुराना है और न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में नहीं जानता। अब भी कंफ्यूज्ड, वह बंटी हंटर्स से पूछता है कि करंट इरा को क्या कहते हैं। सारोंग उससे पूछती है कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि वह अब इराज को इराज नहीं कहते। वो उसे बताती है कि यह गैलेक्टिक कैलेंडर का ईयर 11 ओल्ड 5 है। क्रिएचर उनसे पूछता है कि वह गैलेक्टिक कैलेंडर क्यों यूज कर रहे हैं और सार्कास्टिकली पूछता है कि क्या वह भी आसमान में रहते हैं, क्योंकि उनकी कहानी पिल टू हार्ड टू स्वलो लगती है। वह सोचते हैं कि वह उनकी कहानी समझने लगा है, तो सरोंग उसे बताती है कि उन्होंने उसे 2000 साल बाद जगाया है और उसे उनका बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। क्रच्चर उसकी बातों और कहानी से इरिटेट हो जाता है और उसे नॉनसेंस कहता है। वह पूछता है कि वह किससे बात कर रही है और क्या उसे पता भी है कि वह कौन है, और वह अपनी नॉनसेंसिकल कहानियों से उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वह गुस्से में फिर से जलने लगता है और पूछता है कि क्या वह उसे झूठ बोलकर मरना चाहते हैं। तीनों बंटी हंटर्स बस शिप पर पास की खिड़की की तरफ इशारा करते हैं, उसे खुद देखने का सिग्नल देते हुए। वह जल्द ही मुड़ता है और देखता है कि वह किस तरफ इशारा कर रहे हैं। क्रच्चर अपनी जगह पर जम जाता है और जो वह खिड़की से देखता है उससे हैरान हो जाता है। रेडिएशन, फील्ड अर्थ का व्यू, साथ ही सूरज जो दूर से तैरता है, साफ है। सारोंग उसे वहां की जगह को गौर से देखने को कहती है, उसे फर्स्ट बॉल कहती है, फिर खुद को करेक्ट करती है और उसे ग्रैंडप्पा और मास्टर कहती है। वह उसे बताती है कि यह प्लेनेट ठीक उनके सामने है जहां वह रहता था। वह रेडिएशन फील्ड अर्थ को देखता है और पूछता है कि क्या यह सच में वही दुनिया है जिसमें वह रहता था। हैरान है कि चीजें इतनी कैसे बदल गई हैं। कैप्टन अमेशन में जवाब देती है और कहती है कि यह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जबकि क्रिएचर करीब से देखने के लिए खिड़की की तरफ पड़ता है। वह उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है और उसे पूछती है कि क्या वह अब उन पर विश्वास करता है जब उसने खुद देख लिया है। वह अचानक फिर से जलने लगता है और वह कहता है कि भले ही वह विश्वास करना चाहे, वह जरूर यह एक्सपेक्ट नहीं करते कि वह विश्वास करेगा कि जिस जमीन पर वह खड़ा था वह गोल है। कैप्टन बस अपना सर पीटती है। ये सोचती है कि वह कितना इग्नोरेंट है। रॉबर्ट बस उन्हें हैरान होकर देखता रहता है। क्रिएचर के बालों और बदबू मार रही बॉडी की स्मेल शिप को भर देती है और कैप्टन ये सोचने लगती है कि यह बुरी स्मेल कहां से आ रही है। वह जल्दी से अपनी नाक बंद करती है और उससे कहती है कि वह बाकी सब बाद में सीख लेगा, लेकिन पहले शावर ले ले और शायद अपने बाल ट्रिम करवा ले, क्योंकि वह थोड़े वक्त के लिए साथ ही रहने वाले हैं। वह बस पूछता है कि शावर का क्या मतलब है, क्योंकि उनके सिविलाइजेशन में कभी शावर्स नहीं थे। सारोंग उसे साफ करती है और कहती है कि जाकर नहा लो। तीनों बंटी हंटर्स अपने रेस्ट रूम के बाहर वेट करते हैं, जबकि नया बंदा उनके बाथरूम में नहाता है। अंदर वो क्रचर शावर एंजॉय करता है और आराम से अपना वक्त लेता है, क्योंकि वह इतना बूढ़ा है कि उसे जल्दी किया जाए। जब वह नहा रहा होता है तो वह लोग उसके लिए जमीन पर कुछ कपड़े छोड़ देते हैं ताकि वह नहाकर पहन सके। रॉबर्ट कैप्टन से पूछता है कि उसने उस आदमी के बाल वैसे ही क्यों नहीं रहने दिए। इधर वो आदमी अपने सारे बाल काट देता है और वह जमीन पर जमा हो जाते हैं। रॉबर्ट कैप्टन को अपनी चिंता बताता है कि वह डर रहा है कि बाथरूम से कोई मॉमिफाइड क्रिएचर बाहर आएगा, क्योंकि उसने अपने सारे बाल काट दिए हैं। रॉबर्ट नए बंदे को देखने के लिए अपनी बात बीच में रोक देता है, जो अभी बाथरूम से बाहर आया है, और सरोंग भी फ्रीज हो जाती है। वो नया बंदा बाहर आता है, बहुत साफ सुथरा लग रहा है और उसके जिस्म से पानी टपक रहा है। वह एक गर्म टॉवल से अपने बाल साफ करता है और उसकी एक्सपोज्ड बॉडी से पता चलता है कि वह कोई मॉन्सर नहीं है, बल्कि इंसान जैसा लगता है। वह टॉवल हटाता है और एक हैंडसम यंग फेस सामने आता है, जिसके कान में ब्लैक इयररिंग्स हैं और एक मस्कुलर टोन्ड बॉडी है।
वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि वह तीनों बस उसे चुपचाप देख रहे हैं और पूछता है कि क्या उसने जो पहले खाया था उसमें से और है। सारोंग उसे बड़ी आंखों से घूरती है क्योंकि उसे एक ग्राउपी लुकिंग ओल्ड क्रिएचर की बजाय एक इतना अट्रैक्टिव पर्सन एक्सपेक्ट नहीं था। वह सोचती है कि यह आदमी कौन हो सकता है